हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद आई एम श्योर आपका एनवायरनमेंट के प्रति जो रवैया है या फिर जो भी लापरवाही है वो थोड़ी सी सीरियसनेस में बदल जाएंगी। क्योंकि आज हम इस मूवी के जरिए जानेंगे कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए और हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इसका साइड इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए सुनते हैं और शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 2056 में, जब धरती का एनवायरनमेंट बहुत बिगड़ गया था। धरती की सारी हवा जहरीली हो चुकी थी और इंसानों के लिए हानिकारक। लोगों ने ऐसे कमरे बनाए थे जिनमें फिल्टर्स लगे थे, जिनकी मदद से उन्हें साफ हवा मिलती थी। पर ये कमरे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। बहुत सालों से इंसान स्पेस में कोई और प्लैनेट की खोज में भी लगे थे और उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। नीब्रा कॉर्पोरेशन का एक प्रोजेक्ट रूबिकॉन स्पेस में आखिरी मिशन था जो इंसानों के लिए रहने की जगह ढूंढ रहा था। एक दिन नीब्रा कॉर्पोरेशन कमांडर हैना और केमिस्ट गेविन को रूबिकॉन के पास स्पेस शटल नेविकॉन में भेजती है। पर हैना और गेविन को रूबिकॉन तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। हैना और गेविन के स्क्रीन पर रूबिकॉन की लोकेशन असली लोकेशन से थोड़ी अलग थी। इसके कारण हैना को नेविकॉन की डायरेक्शन बदलनी पड़ती है और नेविकॉन बड़ी ही मुश्किल से रूबिकॉन के साथ लॉक होता है। रूबिकॉन के क्रू के मुताबिक नेविकॉन के सिस्टम में कुछ खराबी है, जिसके कारण लोकेशन गलत दिखाई थी। रूबिकॉन के क्रू को ये बात पसंद नहीं आती कि हैना मिलिट्री से है। हैना की गर्दन पर मिलिट्री का निशान भी था। हैना और गेविन अब रूबिकॉन में जाते हैं और क्रू को बताते हैं कि उन्हें रिपोर्ट चाहिए कि नेविकॉन को गलत लोकेशन क्यों मिली। इसके बाद हैना अपने कमरे में जाकर अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है। हैना की बहन का नाम नूफ होता है और वो भी मिलिट्री में होती है। हैना और नूफ की फैमिली काफी गरीब थी, जिसके कारण उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उन दोनों ने मिलिट्री इस कारण से ज्वाइन की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी मिले। अचानक से नूफ को किसी इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है और वीडियो कॉल कट हो जाता है। दूसरी तरफ रूबिकॉन का क्रू शिप पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब वो घर जा सकते थे और रूबिकॉन की जिम्मेदारी अब हैना और गेविन संभालने वाले थे। हैना और गेविन का हाथ बटाने के लिए और 3 लोग धरती से आ रहे थे। रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर डिमिट्री का स्वभाव काफी अच्छा होता है। वो हैना और गेविन को कार्ड्स खेलने के लिए बुलाते हैं, पर डॉक्टर डिमिट्री का बेटा डनीलो गेविन से बहुत बुरी तरह से बर्ताव करता है। उसे गेविन से इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि गेविन की फैमिली बहुत अमीर थी और वो लोग फिल्टर वाले कमरों में रहते थे। हैना गेविन और डेलिनो की बहस को रोकती है। कुछ देर बाद हैना के पास एक रिपोर्ट पहुंचती है जिसमें दिखाया जाता है कि धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर एक अजीब सा फॉग जमा हो गया है और इसलिए कल की फ्लाइट की दिशा बदलनी पड़ेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के उस इलाके में बहुत फॉग था जहां एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट रहते थे। इस फॉग के कारण बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। ये खबर सुनकर गेविन काफी दुखी होता है क्योंकि गेविन भी उस ग्रुप का एक हिस्सा था। हैना नई फ्लाइट की दिशा बदलने की परमिशन देती है। इसके बाद वो गेविन को ढूंढती है जो कम्युनिकेशन रूम में धरती पर कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, पर फॉग के कारण उसके सब कम्युनिकेशंस कट हो गए थे। हैना उसे बोलती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसके पास नीब्रा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अगले दिन कुछ क्रू मेंबर्स धरती की फ्लाइट के लिए तैयार होते हैं। रूबिकॉन पे हैना, गेविन और डिमिट्री रहते हैं। डिमिट्री डलिनो को जाने से पहले एल्गाई का सैंपल देता है और बोलता है कि ये सैंपल धरती पर पहुंचने तक खराब नहीं होंगे, पर इस बात पर हैना को कुछ शक होता है। हैना अपने बॉस को कॉल करती है और बोलती है कि एल्गाई सैंपल में कुछ गड़बड़ है, पर उसके बॉस को सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि उनके प्लान्स में चेंजेस है और हैना को जल्द से जल्द इकारस प्लान की तैयारी करनी होगी। अब हैना को स्टडी करना था कि डॉक्टर डिमिट्री ने एल्गाई सिस्टम कैसे बनाया जो उन्हें ऑक्सीजन और खाना देता था। ये काम हैना को चोरी चुपके करना था। जब भी हैना एल्गाई फॉर्म में जाती थी, डॉक्टर डिमिट्री वही खड़ा रहकर उस पर नजर रखता था ताकि वो किसी चीज को हाथ न लगाए। इस कारण हैना को एल्गाई फार्म को स्टडी करने में दिक्कत आ रही थी। कुछ देर बाद रूबिकॉन के क्रू से मैसेज आता है जो अभी भी धरती की तरफ सफर कर रहे थे। वो बताते हैं कि उनका धरती के साथ सारा कांटेक्ट कट गया है और अब उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें किसी भी बेस से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये सुनकर हैना खुद भी धरती पर कॉल लगाती है, पर उसे भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि रूबिकॉन के ऑप्टिकल यूनिट में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके कारण कॉल नहीं लग रहा। हैना तय करती है कि वो स्पेसशिप से बाहर जाकर ऑप्टिकल यूनिट को एक बार चेक करेगी। हैना सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर जाती है और ऑप्टिकल यूनिट को चेक करती है, पर इतनी ही देर में रूबिकॉन के बाकी क्रू जो अभी धरती पर सफर कर रहे थे उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। वो बोलते हैं कि उनका स्पेसशिप जल रहा है और इसी के साथ सारे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाते हैं। हैना भी उनकी चिल्लाने की आवाज सुनती है क्योंकि उसके सूट में इंटरकॉम लगा होता है। हैना स्पेस में ही पीछे मुड़कर धरती को देखती है। वो देखती है कि धरती पूरी तरह से एक ब्राउन फॉग में कवर हो गई है। हैना जल्दी से स्पेसशिप में जाकर धरती पर फिर से कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। यहाँ डिमिट्री अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी था। तभी हैना देखती है कि उसकी बहन नूफ ने उसे कुछ समय पहले मैसेजेस भेजे थे। उसमें नूफ बोलती है कि धरती पर बहुत बुरी हालत है और सब यूनिट्स बंद कर दिए जा रहे हैं। लोगों को बंकर्स में भेजा जा रहा है। इसी के साथ 2 दिन बीत जाते हैं और हैना धरती पर किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाती। गेविन धरती का एटमॉस्फेयर स्टडी करने की कोशिश
कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि अजीब सा फॉग आया कहाँ से। गेविन के हिसाब से इस फॉग के कारण नेविकॉन का सिस्टम गलत लोकेशन दिखा रहा था। गेविन को ये समझ नहीं आता कि ये फॉग इतनी जल्दी कैसे फैल गया। डिमिट्री अपने बेटे की मौत के कारण इतना दुखी होता है कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता। हैना उसके लिए खाना लेकर आती है और एल्गाई के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर डिमिट्री उसे गुस्से में बोल देता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हैना तय करती है कि वो एक रेडियो पर काम करेगी जिसमें वो पुराने पुर्जे यूज करेगी। कुछ ही देर बाद हैना देखती है कि गेविन कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। कंप्यूटर ने धरती के एटमॉस्फेयर की पूरी स्टडी कर दी थी और रिजल्ट्स देखकर गेविन इतना डर गया था कि वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर हैना उसे कमरे में देख लेती है और उसे बचा लेती है। डिमिट्री भी अपने कमरे से बाहर आके गेविन को बचाने की कोशिश करता है। वो लोग गेविन को मुंह से सांस देते हैं ताकि वो जिंदा बच सके। ये करने से गेविन बच जाता है और वो लोग उसे मेडिकल रूम में ले आते हैं। वहाँ बेहोश गेविन पर डिमिट्री नजर रखता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। हैना डिमिट्री को बोलती है कि उसने रिपोर्ट्स में एल्गाई के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाई है। ये सुनकर डिमिट्री हाँ बोल देता है और कहता है कि उसने इंफॉर्मेशन इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लगा था कि हैना एक जासूस है। हैना उससे बोलती है कि वो जासूस नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट आखिरकार नीब्रा का ही है और वो नीब्रा के लिए काम करती है। पर डिमिट्री बोलता है कि ये प्रोजेक्ट नीब्रा का नहीं है बल्कि उसका और उसके बेटे डेलिनो का है। कुछ देर बाद गेविन जाग जाता है। वो डिमिट्री और हैना को बताता है कि उससे क्या मिला। वो बोलता है कि धरती पर जो फॉग है वो हानिकारक है। इसका मतलब ये था कि धरती पर सभी इंसान मर गए थे। ये बोलते बोलते गेविन को पैनिक अटैक आता है और इसके कारण डिमिट्री उसे नींद की दवा देता है। डिमिट्री हैना को बताता है कि वो रूबिकॉन पर सेफ है। एल्गाई फार्म उसके लिए काफी ऑक्सीजन और खाना प्रोड्यूस कर रहा था और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद हैना फिर से रेडियो पर काम करने लगती है क्योंकि हैना को लगता है कि धरती पर फिल्टर वाले कमरों में कोई ना कोई जिंदा होगा। हैना सूट पहनकर फिर से स्पेसशिप से बाहर जाकर एंटीना ठीक करती है, पर इस बार भी उसे धरती से कोई जवाब नहीं मिलता। गेविन बोलता है कि ये जहरीले फॉग एक चेन रिएक्शन के कारण आई थी और एक्टिविस्ट कई सालों से लोगों को इसकी चेतावनी दे रहे थे। उन्हें लगता है कि धरती पर कुछ लोग जिंदा बच गए होंगे जिनके पास ऑक्सीजन टैंक्स थे, पर जैसे ही उनका ऑक्सीजन खत्म होगा वो भी मर जाएंगे। गेविन बोलता है कि वो अपनी पूरी लाइफ एक स्पेसशिप पे 2 लोगों के साथ नहीं गुजार सकता। गेविन को फिर से सुसाइड करने का ख्याल आता है, पर डिमिट्री उसे संभाल लेता है। डिमिट्री बोलता है कि स्पेसशिप में कम से कम 3 लोगों का जिंदा रहना जरूरी है। अगर गेविन मर गया तो हैना और डिमिट्री भी मर जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पेसशिप में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मेंटेन करना था। स्पेसशिप का डिजाइन ही ऐसा था कि कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए, तब जाकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है। ये सुनकर गेविन सुसाइड का ख्याल छोड़ देता है। गेविन और हैना की स्पेसशिप में काफी दोस्ती होती है और वो दोनों काफी समय साथ बिताते हैं। अगले दिन हैना देखती है कि उनके एल्गाई फार्म पर कुछ ब्राउन लेयर थी। वो ये डिमिट्री को दिखाती है, पर डिमिट्री बोलता है कि यह नॉर्मल है और चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे ही हैना वहाँ से चली जाती है, डिमिट्री बहुत परेशान हो जाता है। वो जल्दी से एल्गाई फार्म पर टेस्ट करता है और रिजल्ट देख के वो बहुत टेंशन में आता है, पर वो ये बात हैना और गेविन को नहीं बताता। डिमिट्री रात में हैना और गेविन को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। वो लोग काफी बातचीत करते हैं। हैना बताती है कि असल में वो नीब्रा कॉर्पोरेशन की स्पाई ही है। डिमिट्री बताता है कि उसने एल्गाई फार्म के नकली सैंपल डनीलो के साथ भेजे थे। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नीब्रा कॉर्पोरेशन ने उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया था और अब वो लोग एल्गाई फार्म सिर्फ अमीर लोगों को देते थे जिनके पास फिल्टर वाले कमरे थे। वो बोलता है कि डलीनो ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ था और इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। कुछ समय बाद उन्हें नीब्रा कॉर्पोरेशन से एक मैसेज आता है। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि धरती पर कुछ लोग जिंदा थे। वो खुशी से गले लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि धरती पर 300 लोग जिंदा है और वो 300 लोग फिल्टर वाले कमरे में थे, पर उन 300 लोगों का ऑक्सीजन बहुत जल्द खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें एल्गाई प्रोजेक्ट की जरूरत थी। दूसरी तरफ डिमिट्री देखता है कि एल्गाई फार्म में ब्राउन लेयर बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि उनके खाने पर भी ये ब्राउन लेयर आ गई थी। हैना और गेविन डिमिट्री के पास आकर उसे ये खबर देते हैं कि धरती पर अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। वो ये भी बताते हैं कि फॉग में कुछ होल्स हैं जिसके कारण वो लोग धरती पर सिग्नल भेज सके, यहाँ तक कि इन होल से स्पेसशिप भी पास होगी। हैना और गेविन धरती पर जाकर बचे हुए लोगों को बचाना चाहते थे, पर डिमिट्री मना कर देता है। वो बोलता है कि नेविकॉन ऑलरेडी चला गया है और अब अगर वो भी रूबिकॉन लेकर निकल जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे। अचानक हैना का सर घूमने लगता है और डिमिट्री को लगता है कि ये खाने में ब्राउन लेयर होने के कारण हो रहा है। डिमिट्री हैना का ब्लड सैंपल लेता है ताकि वो चेक कर सके कि हैना को चक्कर क्यों आए। बाद में गेविन और हैना अलग से बात कर रहे होते हैं। वो दोनों तय करते हैं कि वो लोग धरती पर जाकर लोगों को बचाएंगे, डिमिट्री माने या ना माने, और जरूरत पड़ी तो वो लोग एल्गाई के सैंपल चुरा लेंगे। यहाँ फाइनली डिमिट्री उन्हें सच बता देता है। वो बोलता है कि एल्गाई उनके यूरिन पर जिंदा रहता है और अगर किसी भी क्रू मेंबर में हार्मोनल चेंजेस आए तो उससे एल्गाई खराब हो सकता है। डिमिट्री बोलता है कि एल्गाई के खराब होने का कारण हैना थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हैना हैरान हो जाती है क्योंकि सोल्जर्स इनफर्टाइल होते हैं। ये सुनकर गेविन को लगता है कि अब उनका धरती पर जाना बच्चे के लिए हानिकारक है, लेकिन हैना अब भी धरती पर जाना चाहती थी। वो बोलती है कि बच्चे को स्टेशन पर बड़ा नहीं किया जा सकता। अब हैना अपना समय शिप को धरती पर लैंड करने की प्रैक्टिस में बिताती है। हैना गेविन को मना लेती है कि वो उसके साथ धरती पर वापस जाए। गेविन मान
मान जाता है और अब डिमिट्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि वो स्पेसशिप पर अकेला नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी धरती पर जाने का तय करता है। वो तीनों शटल में बैठकर निकल जाते हैं, पर शटल में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसके कारण कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता। इस वजह से एक धमाका होने वाला था और हैना को शटल को शिप से अलग करना पड़ता है, जहाँ एक बड़ा धमाका होता है। अब ये तीनों इस शटल में बंद हो गए थे। गेविन को हैना पर गुस्सा आता है क्योंकि उसके मुताबिक वो बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी। गेविन धरती पर मैसेज भेजता है और वहाँ से उसे रिप्लाई मिलता है कि वो हैना को इकारिस प्रोजेक्ट के बारे में पूछे। हैना बताती है कि उसका असली मिशन इकारिस था और उसका काम था एल्गाई फार्म को धरती तक पहुँचाना। पर अब हैना को ये करने से बहुत डर लग रहा था। पर गेविन बोलता है कि 300 लोगों की जान 3 लोगों से ज्यादा जरूरी है। बाद में हैना देखती है कि किसी ने कूलिंग सिस्टम तोड़ दिया था। डिमिट्री बोलता है कि ये काम उसने किया था, पर वो बस मिशन डिले करना चाहता था, उसे नहीं पता था कि धमाका हो जाएगा। ये सुनकर हैना को गुस्सा आता है और वो डिमिट्री को बोलती है कि इकारिस सिस्टम को तैयार करे। इकारिस से वो लोग एल्गाई फार्म को धरती पर ले जाएंगे। डिमिट्री को समझ आता है कि नीब्रा कॉर्पोरेशन को पता था कि धरती खत्म होने वाली थी और इसलिए उन्होंने हैना को भेजा। डिमिट्री हैना को बोलता है कि जो लोग अभी धरती पर बचे हैं वो सब नीब्रा कॉर्पोरेशन के सीईओज हैं। वो लोग एल्गाई फार्म क्रू और सोल्जर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये सुनकर हैना को भी नीब्रा कॉर्पोरेशन पर शक होने लगा। हैना धरती पर कॉल करती है और उसे पता चलता है कि फिल्टर वाले कमरों में बहुत ही कम जगह थी, इसलिए वहाँ नीब्रा के सीईओज और उनकी फैमिलीज को रखा था। सभी सोल्जर्स को ड्यूटी खत्म होने के बाद बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसका मतलब ये था कि हैना की बहन नूफ भी मर चुकी थी। ये सुनकर हैना टूट जाती है। वो अलग कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। बाद में गेविन हैना से मिलने आता है। वो हैना को बोलता है कि वो मिशन कंप्लीट करे, पर हैना बोलती है कि अब वो मिशन कंप्लीट नहीं करना चाहती क्योंकि जिन लोगों को वो बचाने जा रही थी उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। अब हैना को लगता है कि शिप पर ही उसकी बेबी को अच्छी लाइफ मिलेगी, पर गेविन इस बात से सहमत नहीं था। वो मिशन खत्म करना चाहता था। बाद में हैना अकेली होती है और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि गेविन ने डिमिट्री को बांध दिया था और एल्गाई फार्म को धरती पर भेज रहा था। हैना उसे रोक लेती है। गेविन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हैना डिमिट्री को खोल देती है। जब हैना गेविन को ढूंढने जाती है उसे गेविन की डेड बॉडी मिलती है। गेविन ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो खुद को मार देगा तो हैना और डिमिट्री धरती पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि स्पेस शटल का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रखना जरूरी था। पर बाद में डिमिट्री बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने झूठ बोला था ताकि गेविन सुसाइड ना करे। हैना गेविन को गुड बाय बोलकर उसकी बॉडी स्पेस में ही छोड़ देती है। अब डिमिट्री और हैना स्पेस में ही रहने का तय करते हैं। कई साल बीत जाते हैं और हैना की एक बेटी होती है जिसका नाम वो नूफ रखती है। एक दिन नूफ को धरती से एक रेडियो मैसेज मिलता है जिसमें बताया होता है कि धरती पर कुछ लोग बच गए हैं और अब धरती सेफ है, तो वो लोग वापस धरती पर आ सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपने सीखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण भयानक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसा कि इस मूवी में क्लाइमेट चेंज के कारण एक जहरीले फॉग ने धरती को घेर लिया था। इस जहरीले फॉग के कारण लोग मर गए। ये मूवी एक मैसेज देती है कि हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से आप इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।